चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? टाटीपाका तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो तातीपाका कह लें या टाटीपाका कह लेते हैं, इसकी रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में यह रिफाइनरी स्थित है। कौन से स्थान पर? गोदावरी जिले में यह स्थापित किया गया है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब की गई है इसकी, तो 3 सितंबर सन 2001 में टाटीपाका तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। इस रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होता है। कौन कौन से उत्पादों का? जैसे नेफ्था, कैरोसिन, डीजल और कच्चे तेल का उत्पादन। ध्यान रखिएगा, नेफ्था, कैरोसिन, डीजल और कच्चे तेल का उत्पादन टाटीपाका तेल रिफाइनरी क्षेत्र में किया जाता है। इसकी स्थापना 3 सितंबर सन 2001 को की गई, गोदावरी जिले में, आंध्र प्रदेश में, जो कि स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गांजा स्ट्रिप के पास स्थित है? या फिर आप कह सकते हैं गांजा पट्टी के पास स्थित है। गांजा पट्टी के पास स्थित है। भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर? गांजा पट्टी के मैं आपको बता देता हूं, इसके दक्षिण में मिस्र स्थित है। इसके दक्षिण में मिस्र स्थित है और उत्तर पूर्व में इजराइल स्थित है। इजराइल स्थित है। गांजा पट्टी के उत्तर पूर्व में इजराइल स्थित है। अगर मैं आपसे बात करूं भूमध्य सागर की, इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागर। गांजा स्ट्रिप भूमध्य सागर के पास में स्थित है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं? जैसे फिलिस्तीन कहां स्थित है? भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर। इजराइल, यह भी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर है। गांजा पट्टी के लिए लड़ाई होती है कहां? फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए भूमध्य सागर की तटरेखा कितने किलोमीटर की है या कितनी लंबी दूरी है? भूमध्य सागर की तटरेखा की लंबी दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की लंबी दूरी पर भूमध्य सागर की तटरेखा स्थित है। गांजा पट्टी के बारे में एक बात और बता दूं, इसकी जनसंख्या घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा है। गांजा पट्टी में जो भी जनसंख्या रहती है, निवास करती है, दुनिया में सबसे ज्यादा इनका जनसंख्या घनत्व है। चलिए, लाल सागर है ऑप्शन में, तो लाल सागर के बारे में भी थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। लाल सागर के बारे में, लाल सागर पानी की एक संकीर्ण पट्टी है। संकीर्ण पट्टी है। अगर आप लाल सागर का मैप देखेंगे तो बिल्कुल पतली पट्टी के रूप में आपको दिखाई देती है। स्वेज मिस्र से दक्षिण पूर्वी की ओर बहती है। स्वेज नहर से मिस्र से दक्षिण से पूर्व की ओर लाल सागर की पट्टी बहती है, जो कि लाल सागर से निकलती है, स्वेज नहर। काला सागर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यह कहां स्थित है? यूरोप में स्थित है। यूरोप के दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। दक्षिण पूर्व में काला सागर स्थित है, यूरोप के। कैस्पियन सागर, यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल भंडार है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल भंडार है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। एक तरफ आपके स्थान है, दूसरा राज्य है, कुछ कूट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कूट सही होगा आपको बताना है। बैलाडीला, यह क्या है और किस स्थान पर है? ओडिशा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? इसी तरह से केंदुझर के बारे में बताना है, बालाघाट के बारे में और कुद्रेमुख के बारे में बताना है आपको। बैलाडीला यह एक पर्वत श्रृंखला है। बैलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है। बताना है यह पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है। यह एक बार और मैं आपको बता देता हूं, पूर्वी घाट से पश्चिम में दक्कन के पठार तक यह पर्वत श्रृंखला जाती है। पूर्वी घाट से पश्चिम में दक्कन के पठार तक। क्या अभी भी आप बता सकते हैं बैलाडीला का सही उत्तर क्या होगा? बैलाडीला इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका आकार बैल के कुबड़ के जैसा दिखाई देता है। तो मैं आपको बता देता हूं, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। मतलब पहले का ऑप्शन नंबर सी किस में है? बी में या तो डी में। केंदुझर के बारे में क्या आपको पता है? कुद्रेमुख के बारे में पता है या बालाघाट के बारे में पता है? बताइए। जिसके बारे में अगर आपको किसी के बारे में भी पता होगा तो आप इसका उत्तर सही तरह से दे सकते हैं। बालाघाट के बारे में अगर आपसे बताऊं तो बालाघाट यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। अर्थात तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जा रहा है। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। अब आप समझ ही सकते हैं। कुद्रेमुख क्या है? यह भी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसे जाना जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़, केंदुझर ओडिशा, बालाघाट मध्य प्रदेश और कुद्रेमुख कर्नाटक। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पटल विरूपण प्रक्रिया क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा। पटल विरूपण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी को हिलाने डुलाने उठाने या फिर कंपन करने की प्रक्रिया है। पटल विरूपण प्रक्रिया। भूपर्पटी क्या होता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है। तो प्रवर्तनी क्या होता है? परवर्तनी या फिर प्रवर्तनी, यह भूपर्पटी को वलन करता है, मतलब पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है उसे तोड़ मोड़कर एक पर्वत निर्माण करने की भी प्रक्रिया है प्रवर्तनी, अर्थात यह तो आता है। भूकंप आप समझ ही सकते हैं, भूपर्पटी पर भी कंपन होगा। प्लेट विवर्तनी की क्या होता है? प्लेटों में क्षैतिज गति को क्या कहा जाता है? प्लेटों में क्षैतिज गति को कहा जाता है प्लेट विवर्तन की, अर्थात इसका सही उत्तर होगा विषमांगी की प्रक्रिया पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता अनुसार बताना है कि साक्षरता सबसे ज्यादा कहां रही और सबसे कम कहां रही। न्यूनतम साक्षरता से सही क्रम को इंगित करना है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर 2011 की जनगणना अनुसार केरल में थी। केरल में साक्षरता दर 100% की मानी गई। उसके बाद मिजोरम में, फिर गोवा में, त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, फिर सिक्किम में। देख लीजिए यह कौन सा ऑप्शन आपको सही बताएगा। केरल में 100%, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में। देखिए कौन सा सही है। केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर सिक्किम। इस तरह से न्यूनतम साक्षरता अनुसार, मतलब सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर सिक्किम में। इस तरह से साक्षरता दर का सही बढ़ता क्रम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत वायुमंडल और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? कौन से वायुमंडलीय परत में वायुमंडल के सभी मौसम आपको दिखाई देते हैं? बाह्यमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या क्षोभ मंडल। वायुमंडलीय परतों में 5 मंडल सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्यमंडल, उसके बाद बाह्यमंडल, फिर बहिर्मंडल। आपको ध्यान रखना है कौन से मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्रम जमाने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। सबसे ज्यादा मौसम की जानकारी मिलती है क्षोभ मंडल में, क्योंकि यह सबसे नीचे होता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह जमीन से कितने किलोमीटर तक की दूरी तय करती है? लगभग 11 किलोमीटर इसका औसतन ऊंचाई है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है और भूमध्य सागर पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, और भूमध्य सागर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्षोभ मंडल वायुमंडलीय परतों में सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई तापमान के साथ क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता जाता है। आप जमीन से ऊपर जाते जाएंगे 18 किलोमीटर तक, तो आपको तापमान धीरे धीरे घटता हुआ समझ में आएगा। अर्थात क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान घटता रहता है। सबसे सघन वायुमंडलीय ताप के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं, क्षोभ मंडल को। ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य जो सीमा बनाता है या सीमा रेखा का निर्माण करता है, उसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा सभी चीजें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नासिक जिले के त्रिंबक पहाड़ियों में से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? त्रिंबक पहाड़ियों में से शेत्रुंजी, यह कहां से निकलती है? अमरेली जिले से। अमरेली जिले से निकलती है शेत्रुंजी। नासिक से निकलने वाली बताना है भद्रा। भद्रा कहां से निकलती है? कर्नाटक के गंगमूल से निकलती है, गंगमूल नामक स्थान से। कहां? कर्नाटक से। ढाडर कहां से निकलती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं धादर। यह पंचमहल जिले से निकलती है, घंटार गांव से। पंचमहल जिले से, पंचमहल जिले से। मतलब सही उत्तर क्या होगा? वैतरना या वैतरणी आप कह सकते हैं। नासिक जिले के त्रिंबक पहाड़ियों में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वैतरणी।
यह कहां कहां बहती है? नासिक और पालघर में पश्चिम की ओर बहती है। नासिक और पालघर में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है कौन सी? वैतरणी। इसका उद्गम त्रयंबकेश्वर से होता है। त्रयंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। किस पर्वत श्रृंखला से? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से वैतरणी नदी का उद्गम होता है। आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्गमों में से सही कूट का पहचान करना है आपको। एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। सामने कूट दिया हुआ है, आपको सही उत्तर बताना है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल और शेषाचलम। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य को ध्यान से सुनेगा। नोकरेक के बारे में बता देता हूं। नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान से सुनिएगा, लिखावट पर आप ध्यान मत दीजिएगा। नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? हिमालय में स्थित है। किस स्थान पर? गारो पहाड़ियों पर। गारो की पहाड़ियों पर नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। गारो की जो पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम ही है नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा सन 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। आपको याद रखना है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अर्थात नोकरेक का संबंध हिमालय से है। पहले का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आप देख सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब आते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। यह कहां स्थित है? इसकी स्थापना कब की गई है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना 1973 में की गई है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस बायोस्फीयर रिजर्व को लाया गया है। फिर जाकर 1985 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया, मानस बायोस्फीयर रिजर्व को। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर बी, 2 का डी कहां आता है? इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, अर्थात अभी इसका उत्तर आप नहीं बता सकते। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? इसकी स्थापना कब की गई है? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य को 1956 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। 1956 में और सन 2009 में यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। किसे? सिमलीपाल को। और मैंने आपको बताया है सन 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा और किसे घोषित किया गया है? तो नोकरेक को और सिमलीपाल को भी। तो सिमलीपाल का सही उत्तर क्या होगा? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? ओडिशा में। मतलब तीसरे का ए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। शेषाचलम कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आप साफ साफ कह सकते हैं, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2010 में किया गया था। लाल चंदन का विशाल भंडार यहां स्थित है। लाल चंदन का विशाल भंडार कहां स्थित है? शेषाचलम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया? भूमिगत ताप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, या फिर भूतापीय ऊर्जा आप कह सकते हैं। यूएसए में सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया गया। कब? 1890 ईस्वी में। सन 1890 में भूतापीय ऊर्जा का सफल परीक्षण किया गया। भूतापीय ऊर्जा का पहला औद्योगिक उपयोग कहां किया गया और कब किया गया? 1827 में किया गया। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोइजे इडाहो यूएसए में भूतापीय ऊर्जा का प्रथम या फिर सफल परीक्षण किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसन के नाम से भी जाना जाता है? मोलेसिस बेसन। अगर आपको याद हो तो सीरा बेसन भी उसे ही कहा जाता है जिसे मोलेसिस बेसन कहा जाता है। मणिपुर को, त्रिपुरा को, मिजोरम को या नागालैंड को मोलेसिस बेसन किसे कहा जाता है? बेसिन या फिर आप कह सकते हैं द्रोणी कहा जाता है। द्रोणी, मोलेसिस द्रोणी किसे कहा जाता है? यह क्षेत्र कहां स्थित है? यह आल्प्स पर्वत के उत्तर में स्थित है मोलेसिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिजोरम को कहा जाता है मोलेसिस द्रोणी, और साथ में सीरा बेसिन के रूप में भी मिजोरम को ही जाना जाता है।